हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन गेट 2018 का है। इन अ सिस्टम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो तीन टाइप के रिसोर्सेज हैं बेटा हमारे पास, ई, एफ और जी। जैसे हम ए, बी और सी लेते थे, यहाँ पे ई, एफ और जी दे रखा है। फोर प्रोसेसेस हैं, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, ये दे रखे हैं इन्होंने, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री। ये वैसे तो ये गिवन ही है, यहीं से देख लेते हैं हम लोग, है ना। ई, एफ, जी ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज हो गए, और ये पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री चार प्रोसेसेस हो गए। ये एलोकेशन मैट्रिक्स और ये मैक्स मैट्रिक्स गिवन है। मैं आपको बार बार बताता था, एलोकेशन और मैक्स गिवन होगा और वहां से हम लोग नीड मैट्रिक्स निकाल लेंगे, एंड सो सब आपको पता होगा, है ना। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, फोर प्रोसेसेस पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली at the outset, the processes have declared their maximum resource requirement using a matrix named max as given below. For example, max p2f is the maximum requirement of instance f that p2 will require. ये सब मैंने आपको बार बार बताता हूँ, गेट के क्वेश्चंस काफी लंबे होते हैं, वो सारी कहानी लिख रखी होती है, पहले सारा समझा रखा होता है, वो हमारे को पहले से पता है। मैक्स मैट्रिक्स क्या है, लोकेशन मैट्रिक्स क्या है, और एंट्रीज कैसे हम रीड करते हैं, एंड सो वो सब इन्होंने बस वही बता रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ, हाँ जी, द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस of resources allocated to the various processes at a given state is given by matrix named allocation. तो ये वही कहानी फालतू की है, allocation matrix वही बता रहा है कितने allocated है। Consider the state of the system with allocation matrix as shown below, and in which three instances of E, okay, and three instances of F are only रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब जी का एक भी इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। तो इसने क्या कहा, दोबारा से पढ़ लो, थ्री इंस्टेंसेज ऑफ ई एंड थ्री इंस्टेंसेज ऑफ एफ आर ओनली अवेलेबल, तो जी का एक भी नहीं है। तो 330 ये हमारे पास फिलहाल अवेलेबल मैट्रिक्स हो गया, मतलब अवेलेबल एरे हो गया। याद आ रहा है ना आपको, ये अवेलेबल हो गया, दिस इज अवेलेबल। ओके जी, अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, देखो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है क्या चीज ट्रू है। तो पहले फटाफट से नीड निकाल लो, फटाफट से, है ना। नीड हम निकाल लेते हैं, ई, एफ और जी। ये अच्छा अच्छा नहीं दिख रहा ना, ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीड ई, एफ और जी की बता दो फटाफट, शाबाश। मैक्स माइनस एलोकेशन, तो 4 - 1 दैट इज 3, 3 - 0 दैट इज 3, 1 - 1 दैट इज 0। इधर आ जाओ, 2 - 1 दैट इज 2, 1 - 1 दैट इज 0, 4 - 2 दैट इज 2, फिर 1 - 1 दैट इज 0, 3 - 0 दैट इज 3, 3 - 3 दैट इज 0, 5 - 2 दैट इज 3, 4 - 0 दैट इज 4, 1 - 0 दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा नीट मैट्रिक्स भी बन चुका है। अच्छा जी, तो अब इसने क्या कहा, पर्सपेक्टिव डेडलॉक और विच द फॉलोइंग इज ट्रू, द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। तो चेक कर लेते हैं फटाफट से, स्टेट सेफ है या नहीं है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और ये हमारे पास नीड मैट्रिक्स है। तो देखेंगे कौन सी नीड पूरी फुलफिल हो रही है इस चीज, और उसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, पी नॉट भी फुलफिल हो सकता है ना, पी वन भी हो सकता है, पी टू भी हो सकता है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, तीनों तीनों में से किसी को भी आप फुलफिल करवा लो, और जो भी उसके पास एलोकेशन होगा छोड़ता जाएगा। आई थिंक आप देखते बताओगे स्टेट सेफ है, बट फिर भी मैं एक बार आपको सेफ सीक्वेंस दिखा देता हूँ। मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेज विल बी देयर, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो शुरू कर लो भाई, सपोज कर लो पी नॉट से हम शुरू करते हैं। पी नॉट हमारा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है स्टेज 330, और यहाँ पे 330 ही है ना। तो ये अपना छोड़ देगा लोकेशन, तो नया अवेलेबल क्या बन जाएगा, 3 + 1 4, 3 and 1, 4 3 1। पिन आउट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो 4 3 1 से कौन कौन सेटिस्फाई हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, है ना। तो यही अब ये और अच्छी, अच्छा सॉरी, P1 नहीं हो सकता, है ना, P1 नहीं हो सकता, बाकी P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे गलत बोल दिया था, 330 था, तो 202 है ना, ये पूरा फुलफिल करवा रहे हैं ना, तो 202 ये तो फुलफिल नहीं हो सकता। P1 नहीं हो सकता बेटा फुलफिल, सॉरी फॉर दैट। पी नोट हो सकता है, P2 हो सकता है फुलफिल, बट P1 नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब शुरुआत या तो आप P नोट से करेंगे या P2 से करेंगे, आपकी इच्छा है। तो मैंने P नोट से शुरुआत करी, P नोट से 4 3 1 हमारे पास नया अवेलेबल आ चुका है। अब देखो 4 3 1 से आप P1 को तो अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बट ये इसको 2 चाहिए थे, ये हो सकता है, P2 हो सकता है, और P3 3 4 1, हाँ ये भी हो सकता है। तो जो आपका मन कर रहा है आप उसको सेटिस्फाई करवा लो। वैसे तो आप समझ ही चुके हो, ये सेफ स्टेट आ चुकी है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं किसी को कोई डाउट ना आ जाए। P2 सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये अपना जो भी एलोकेटेड है वो छोड़ देगा, तो 103 छोड़ेगा। 1 मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 3 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। P2 भी हो गया। हाँ, कौन कौन सेटिस्फाई हो जाएगा बेटा, P नोट हो चुका है, P2 हो चुका है, अब बचता है ना, अब बचता है ये आराम से हो जाएगा, अब है ना।
P1 भी हो सकता है और P3 भी हो सकता है, तो P1 को सेटिस्फाई करवा लो और ये अपना छोड़ देगा 1 1 2, क्योंकि कोई ऐसा तो होता नहीं कि किसी भी कैसे भी चला सकते हो रैंडमली, है ना, बस कंप्लीट करना होता है। तो P1 सेटिस्फाई होगा तो 1 1 2 अपना छोड़ देगा, तो 1 मतलब 6 1 और 6, है ना, तो हो गया जी। उसके बाद फिर कौन सा बचता है जी, P3 भी सेटिस्फाई बड़े आराम से हो जाएगा और ये अपना छोड़ देगा 6 और 2 8, है ना, 0 और सॉरी 1 और 6, 8 1 6। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। पेपर में इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप बस देखेंगे आराम से, नीड से ना एक सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बाद देख लेना कुछ कुछ होते ही मतलब अंदाजा आपको लग जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंट्यूशन आ गई थी कि सेफ स्टेट आ रही है, तो आप चेक कर सकते हो। बट फिर भी बेशक से कहीं कुछ धोखा ना हो जाए पेपर में, एक बार पूरा डिटेल में करके देख लिया करो। 1-2 मिनट लगेंगे बट आंसर एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएगा। चलो ठीक है जी, तो हमने सेफ सीक्वेंस निकाल दी। अच्छा, अब कितनी सेफ सीक्वेंस बनेंगी वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे ही, है ना। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, 3 3 0 था आपके पास, तो हम शुरुआत चाहें तो कर सकते हैं इससे, या तो पी नॉट से या फिर P2 से। तो पी नॉट से भी शुरुआत कर सकते हैं और P2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर पी नॉट से करते हैं तो हमारे पास 4 3 1 आता है, और उसके बाद 4 3 1 के साथ आप किस किस को सेटिस्फाई कर सकते हो, ये 0 3 0 था ना। वैसे तो ये आप होमवर्क में अपने आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। 3 3 0 था, बट स्टिल मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ स्टेट सेफ सीक्वेंस कैसे टोटल कितनी बन सकती है। पी नॉट जैसे आप फुलफिल करवाओगे तो 4 3 1 आ जाएगा। अब 4 3 1 से आप किस किस को सेटिस्फाई करवा सकते हो, ये हो चुका है सेटिस्फाई, तो ये दोनों हो सकते हैं, है ना, P2 या P3। तो आपकी इच्छा है या तो P2 को सेटिस्फाई करवाना या P3 को कराना। अगर आपने P2 को करवाया तो नया क्या बन जाएगा, 1 0 3 ऐड हो जाएगा, तो 5 3 1 0 3 था ना, तो 4 5 3 4, तो P नोट हो गया, P2 हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फिर P1 और P3 जिस ऑर्डर में चलाना चाहो आप वो चला सकते हो, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से आ जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। अच्छा, और यहाँ से अगर P नॉट P3 कर लिया आपने, P3 करने के बाद इसके पास क्या था जी, 2 0 0 था। 2 0 0 मतलब ये छोड़ेगा तो 6 3 1 आएगा, और 6 3 1 से अभी भी ध्यान से देखो बेटा, आप P1 को सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 2 था और यहाँ पे 6 3 1 आया है। तो अल्टीमेटली P नॉट P3, उसके बाद फिर आपको P1 को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा और कोई वे आउट है नहीं, और उसके बाद जाकर के P2 होगा, तो सिर्फ एक यहाँ से आएगी, है ना। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 + 1 दैट इज 3, 3 वेज यहाँ से आएंगे अगर आप P नोट से शुरुआत करते हो। सिमिलरली अगर आप P2 से शुरुआत करते हो, P2 को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो नया अवेलेबल क्या बन जाएगा, 4 प्लस सॉरी 3 3 0 था ना, तो 3 + 1 4, और फिर ये 3 + 0 दैट इज 3, और 3 + 0 दैट इज 3, 4 3 3 हो जाएगा। अगर आपने P2 को सेटिस्फाई किया तो 4 3 3 हो जाएगा, और 4 3 3 आते ही P2 को सेटिस्फाई करते ही, ये था ना P2 हमारा, सेटिस्फाई होते ही क्या करेगा बेटा, ये भी सेटिस्फाई हो सकता है, ये देखो 3 3 0 ये भी हो सकता है, 3 4 1 ये भी हो सकता है, सारी हो सकते हैं, तो यहाँ से सीधा 3 फैक्टोरियल निकल के आएंगे। तो अल्टीमेटली 3 + 6, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 9, टोटल 9 सेफ सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं इस तरीके से। दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैंने स्टिल फिर भी दिखा दिया ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सेफ सीक्वेंसेस एंड सो ऑन। तो इसने ट्रू पूछा था, तो सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, यही आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इज ट्रू। ओके, आगे कह रहे हैं द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट बट वुड बी सेफ इफ वन मोर इंस्टेंस ऑफ ईवर अवेलेबल एंड सो ऑन। फालतू की बात है, तो सिस्टम नॉट सेफ कह रहा है, नॉट तो है ही नहीं, सिस्टम हमारा सेफ है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल मुफ्त के नंबर थे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ठीक है जी, चलो मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स या एलोकेशन हमारे पास गिवन है और अवेलेबल भी हमारे पास है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया, इन्होंने कहा कि 0 0 x 1 1, ठीक है, और हमारे को फाइंड द मिनिमम एक्स सो दैट स्टेट इज सेफ, ये चेक करना है। अब देखो इन्होंने ध्यान से देखना, मिनिमम एक्स का है, मैक्सिमम तो कितना मर्जी ले जाओ, 1000 2000 5000 10,000 जो भरना भर दो, मैक्सिमम का कभी सवाल नहीं आएगा, मिनिमम का सवाल आएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखो भी मैक्स एलोकेशन है, तो हम फटाफट से नीड निकालेंगे,
तो यहाँ से आपको देखते समझ में आ रहा होगा 4 प्रोसेसेस हैं और 5 रिसोर्स टाइप है ABCDE। ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है P1 की, ये सब एलोकेशन ये सब गिवन है और नीड हम यहाँ से फटाफट से निकाल देंगे ABCD एंड E। तो बता दो फटाफट मैक्स माइनस एलोकेशन। तो 1 - 1 दैट इज 0, 1, 2 - 2 दैट इज 0, 1 - 1 दैट इज 0, 3 - 1 दैट इज 2। समझ रहे हो ना, 3 - 1 दैट इज 2। कॉरस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करते जाना। फिर 0, 2, 1, 0, 0, नेक्स्ट 1, 0, 3, 0, 0, नेक्स्ट 0, 0, 1, 1, 0। अच्छा, ये हमारे पास अवेलेबल है। बताओ भाई किसको सेटिस्फाई करा सकते हो आप? 0, 0 x डबल 1 है, तो ये देखो आराम से डबल 1 है ना लास्ट में, तो कौन कौन सेटिस्फाई हो सकते हैं डबल 1 से? पहले तो इसी सोचने की कोशिश करो। देखो P1 को तो मैं सारी उम्र सेटिस्फाई करा नहीं सकता फिलहाल, ठीक है, तो मैं किस किस को सेटिस्फाई करा सकता हूँ? या तो इसको या इसको या इसको, ठीक है। अच्छा, और एक बार ये भी देखो, इसको भी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और लेकिन यहाँ पे 0 है मेरे पास। ध्यान से देखना, यही सब ब्यूटी है, इस तरह के क्वेश्चन की ब्यूटी है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो बचते हैं अब ये 2 कैंडिडेट। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 बैठा है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये भी गया। तो अल्टीमेटली फिर यही कैंडिडेट बचता है और कोई कैंडिडेट बचता नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराने के लिए जाएंगे, तो एक्स कॉरस्पॉन्डिंगली देखो बेटा क्या भर सकते हैं आप? मिनिमम 1 लेके चल सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप 1 लोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर और आगे की सेटिस्फेक्शन आ रही हो, मतलब बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे होंगे, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, हम 1 लेकर के काम खत्म करने के, नहीं तो कुछ और लेना पड़ेगा। लेट मी चेक इट आउट। तो लेट अस सपोज x इज 1। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है बेटा, तारे बना लो इस पे। तो आपको समझ में आया हमने कैसे चेकिंग करी? सबसे पहले मैंने देखा क्या P1 को मैं सेटिस्फाई करा पाऊंगा, इसे सारी उम्र नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि 0, 0 x डबल 1 है, ये 2 0 डबल 1 तो फिक्स है। यहाँ पे तो 2 पड़ा था लेकिन यहाँ पे तो 1 है, नहीं हो सकता। ये अगला सेटिस्फाई, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, नहीं हो सकता। उससे अगला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, वो भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली बचता है ये, इसी को मेरे को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में मैंने x की वैल्यू क्या ले ली? 1 ले ली। 1 ले ली, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो अवेलेबल था वो क्या हमने मान लिया? 0, 0, 1, 1, और उससे हमने इसको सेटिस्फाई करवा लिया। तो जो इसके पास एलोकेशन होगा सारा छोड़ देगा। तो नया क्या बन के आएगा? आराम से चेक करो, ये देखो P4 हमने सेटिस्फाई किया ना। हाँ, अब ठीक दिख रहा है हमारे को। तो हमने P4 को सेटिस्फाई किया है और नया अवेलेबल क्या बन चुका है? 0, 0, 1, 1 था, यहाँ से ऐड करो 1, 1, 2, 2, 1, ये बन गया। ठीक है, P4 सेटिस्फाई होते ही क्या बन चुका है? ध्यान से देखो, 1, 1 और ये 1 और ये 1 2, ये 1 और ये 1 2 और फिर ये 1, डबल 1 डबल 2 1, P4 सेटिस्फाई हो चुका है। अच्छा जी, अब देखो, अब आप किसको सेटिस्फाई करा सकते? क्या इसको सेटिस्फाई करा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बैठे, नहीं हो सकता। ऊपर सेटिस्फाई करते 0, 2, नहीं, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है। ये हो सकता है, हाँ, इसकी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है ना। 0, 0, 0, 1 डबल 0 2 है ये, है ना, लेकिन यहाँ पे 1 बैठा है, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता फिलहाल। तो क्या किया जाए भाई, है ना? तो अब x की वैल्यू शायद हम अगर बढ़ा करके देखें तो शायद बात बन जाए। क्यों बढ़ा करके देखें? क्योंकि देखो, पहले बात तो ये समझ लो, P1 को तो आप कर ही नहीं सकते, इस वैल्यू से सारी उम्र सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। तो P1 पे फिर दोबारा से मैंने काटा लगाया। P2 पे मैं फिर से काटा लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बैठा है बेटा और यहाँ पे 1 बैठा है, नहीं हो सकता इन वैल्यूज से सेटिस्फाई, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ये, हाँ, शायद ये हो सकता था। कैसे? 10300 था, यहाँ पे 103, ये x वाली बात है बेटा, ध्यान से देखो, ये x है, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 चाहिए था। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेकर के चल लेता तो हम यहाँ पे गैस कर सकते थे कि यहाँ पे 3 आ जाता और मैं इसको सेटिस्फाई करा जाता। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हम लोग। अब हम कोशिश करेंगे x की वैल्यू 2 लेने की। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 लोगे तो नया हमारे पास अवेलेबल क्या हो जाएगा? मतलब ये अवेलेबल क्या बन जाएगा? 0, 0, 2, 1, 1। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और लिखूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। 0, 0, 2, 1, 1, बहुत प्यारा सवाल है, इसलिए मैंने तारे बनाए इस पे। बहुत ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अब तक जो मैंने देखा है बैंकर्स एल्गोरिथम पे, वो ये नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, 0, 0, 2, 1, 1 बन गया है। अब देखो फटाफट से, P4 हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई सेटिस्फाई होने की हमारी ताकत ही नहीं थी, हमने अभी देखा था। तो क्या बन के आएगा जी नया? 1, 1, 3, 3, 2, 1। ठीक है, 1, 1, 3, 2, 1, आराम से चेक करो। 0, 0, 2, 1, 1 था, यहाँ से 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 2 दैट इज 3, और फिर उसके बाद फिर 1 प्लस 1 दैट इज 2, और फिर 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1, 1, 3, 2, 1। P4 सेटिस्फाई हो गया ना। अब P4 का सेटिस्फाई होते ही मैं आप P3 को बड़े आराम से करा पाऊंगा, है ना, क्योंकि इन दोनों की तो हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन इसको सेटिस्फाई करा सकते थे, क्योंकि 10300 था, यहाँ पे 10300 बड़े आराम से सेटिस्फाई हो सकता है। तो मतलब P3 सेटिस्फाई होगा, और जैसे ही P3 सेटिस्फाई होगा तो उसके पास एलोकेशन ही सारी छोड़ेगा। एलोकेशन है तो क्या क्या है जी? 1, 1, 0, 1, 1 छोड़ेगा ये, तो 1, 1 मतलब
2 ये और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2 3 3 2 3 2, इससे क्या क्या सेटिस्फाई होता है देखो, P1 या P2 में से किसी को आप सेटिस्फाई करा पाओगे? देखो बेटा अब आराम से 0 1 0 0 2 था, हाँ बड़े आराम से होगा। P1 भी हो सकता है और साथ साथ P2 भी हो सकता है, 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0, बड़े आराम से हो सकता है, दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं फिलहाल इससे। तो आप कॉमन सेंस से सोचो, आप जिस मर्जी सीक्वेंस में चाहो उस सीक्वेंस में चला सकते थे, P1 या P2 आप आराम से सेटिस्फाई करा सकते हो, क्योंकि आप जैसे P1 को सेटिस्फाई कराओगे तो अपना एलोकेशन छोड़ेगा तो ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी भी P2 सेटिस्फाई हो सकता है, तो फिर P1 को सेटिस्फाई कराने के बाद P2 तो डेड श्योर होना ही होना है। ब्यूटीफुल पॉइंट बोल रहा, ध्यान से समझ लो। देखो P4 P3 आप कर चुके हो, उसके बाद P1 या P2 को आप चाहो तो आराम से देखो भाई, P1 भी सेटिस्फाई हो सकता है, P2 भी सेटिस्फाई हो सकता है, तो मैं यहीं से बोल करके भाग सकता हूँ कि 2 फैक्टोरियल मेरे पास सेफ सीक्वेंसेस आ सकती हैं। कारण बहुत इजी है कि अगर आपने P1 को सेटिस्फाई कराया ना पहले, तो जो उसके पास एलोकेशन है वो छोड़ेगा। अगर P1 अपनी एलोकेशन छोड़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स ये नया एलोकेशन और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा तो फिर तो P2 डेड श्योर सेटिस्फाई होगा। और अगर आप P2 को सेटिस्फाई कराओगे तो वो अपनी एलोकेशन छोड़ेगा, तो ये नया एलोकेशन बढ़ जाएगा तो फिर पक्की बात है, सॉरी ये जो नया अवेलेबल है वो बढ़ जाएगा, नया अवेलेबल बढ़ते ही P1 सेटिस्फाई डेड श्योर है होना ही होना। तो और बढ़िया बात है, तो मतलब यहीं से मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे। 2 फैक्टोरियल वैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो काम खत्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे को क्या लेनी पड़ेगी? 2। 1 से बात नहीं बनेगी, 2 से बात बन जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल सवाल था ये, तो 2 से बात बनेगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो, अगले स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये आपका बेटा यूजीसी नेट में आया था, 2013 का सवाल है ये। बहुत इजी सवाल है, एक झटके में हो जाएगा। देखो, सिस्टम कंटेंट 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स ऑफ सेम टाइप, इसका क्या मतलब हुआ? एक ही टाइप है, सपोज कर लो ए, और उसी के 10 इंस्टेंसेस है, मतलब प्रिंटर समझ लो 10 प्रिंटर तुम्हारे पास अवेलेबल है। द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड द करंट एलोकेशन ऑफ 3 रिसोर्सेज फॉर द 3 प्रोसेसेस पी क्यू आर एज फॉलोज। तो पी क्यू आर की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है, करंट एलोकेशन ये है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए तो आप करने वाले बनो। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें रिसोर्स टाइप होते थे, जैसे ई एफ जी एंड सो ऐसे करके 3 3 4 4 ऐसे हम लेकर के चल रहे थे। अब देखो पिछले सवाल में हमारे पास 5 रिसोर्स टाइप थे, ए बी सी डी ई, है ना। उससे पिछले सवाल में हमारे पास 3 रिसोर्स टाइप थे, ई एफ जी। तो ये वही है जो आपको अब तक हम कराते आ रहे थे, है ना, जितने भी हमने अभी तक कोशिश किए थे। ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हम इससे पहले भी मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो सारे वो गैल्विन के हैं, सॉल्ड एग्जांपल हैं ये वाले, ये 332 वाला, ये जो था ना, है ना, इसी टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे ना, आपको याद आ रहा है ना? ये जो मैं कराता था मैक्स एलोकेशन, ये जो नंबर्स वगैरह सब मैंने उठाए सारे गैल्विन की किताब में से सॉल्ड एग्जांपल उठाया था, और उसी पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके गेट में भी आए हैं, यूजीसी नेट में भी आ रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो खैर ठीक है, वो तो मैंने बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। हाँ, आते हैं वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ए बी सी ई एफ जी ऐसे करके मल्टीपल रिसोर्स टाइप्स होते थे। लेकिन ये सवाल बड़ा ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए उठा करके लाया। नहीं तो नेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, गेट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, नेट से हमारा कोई खास मीनिंग नहीं है। पर स्टिल मैं दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको जरा सा भी 1% का भी कहीं डाउट ना रह जाए। तो इसने अब ये थोड़ा वर्डिंग पहचानो, इसने क्या बोला? सिस्टम कंटेंट 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप। तो मतलब ए रिसोर्स टाइप है, उसके 10 इंस्टेंसेस हैं आपके पास, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, पिछले सवाल में भी देखो आप, इन्होंने टोटल बताए नहीं थे ए के कितने, बी के कितने, सी के कितने एंड सो ऑन, क्योंकि वो अवेलेबल ही दे दिया था। उसी पिछले सवाल में भी अवेलेबल आपको दे ही दिया था, है ना, कि करंटली हमारे पास ये अवेलेबल है 330। तो हमारे को टोटल की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कि ई के कितने हैं टोटल, एफ के कितने और जी के कितने। आप अगर चाहते हो निकालना कि सर टोटल कितने थे, निकाल सकते हो, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ से एलोकेशन देख लो और अवेलेबल देख लो, टोटल जोड़ के पता लग जाएगा, चेक कर लो ना। ई के कितने हैं जी? 3 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 3 2 5, 5 और 3 8, ई के 8 होंगे टोटल। एफ के कितने रहे होंगे? एक है यहाँ पे, 3 ये 4 रहे होंगे। और जी के कितने रहे होंगे? 3 2 5 और 1 6, 6 जी के रहे होंगे, 8 4 6। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो वही आना था। अच्छा, यहाँ पे 8 4 6 नहीं आया, है ना। तो जो इसके पास लोकेशन थी, ये 1 मिनट रुकना जरा, यहाँ कुछ रह गया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक रह गया होगा। पी नोट को कराया था, P2 को कराया था, P1 को कराया था, और उसके बाद लास्ट में हमने P3 को कराया था, है ना। तो एफ के 4 थे। अच्छा, मैं शायद यहाँ गड़बड़ कर गया, 431 था, पी नोट सेटिस्फाई हुआ था। तो फिर उसके बाद जब P2 को आपने सेटिस्फाई किया था, 102 इसने छोड़ा था, तो 103 छोड़ा था इसने। हाँ, तो 534 आना चाहिए था ना, सॉरी फॉर दैट, ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, 534। और यहाँ पे ये 6, ये पे एक और छोड़ा होगा ना, P1 था तो ये 1 यहाँ पे और छूटा था, तो 534 था, 5 + 1 6, 3 + 1 4, और 4 + 2 6, 6 4 6, एंड देन 8 4 6।
ठीक है, हाँ अब जा करके ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं छोटी सी गलती कर गया था। हाँ, और ये गलती कैसे पहचानी, और इस सब की वैसे इतनी जरूरत नहीं थी, जमा घटा तो फालतू की बात है, सेव सीक्वेंस हमारी ठीक ठाक निकलनी चाहिए थी, बट वही बात है, शायद कई बार गड़बड़ भी हो सकती है, आपने यहाँ पे जमा घटा गड़बड़ करी तो सेव सीक्वेंस भी थोड़ी सी उल्टी सीधी आ सकती थी। खैर चलो, यहाँ नहीं है आंसर हमारा, बाई चांस ठीक आ गया है ना, नहीं तो हो सकती थी दिक्कत। हाँ खैर, मेन बात क्या है कि आप ये चीजें ना रीचेक कर सकते हो इस तरीके से, ये अच्छा बात है। तो आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो कि 846 हमारे पास ये टोटल आया है, तो यहाँ पे आखिरी में 846 ही आना चाहिए था जब सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि जो जो एलोकेशन है वो सारे छोड़ता चला जा रहा है ना। ये अवेलेबल है, ध्यान से समझो, देखो ये अवेलेबल है 330, और ये एलोके जैसे जैसे जो जो सेटिस्फाई होता चला जाएगा, ये अपने एलोकेशन सारा छोड़ता चला जाएगा। तो जब अल्टीमेटली इन सबको ऐड करके, ये ऐड करके सारा टोटल वही आना चाहिए था ना, और ये तो टोटल था ना जो हमारे पास था, समझ पा रहे हो। तो 846 था, ये कैसे निकाला मैंने, अभी यहीं से निकाला है। तो जब इनको सबको एक एक करके मैंने ऐड ही किया ना इसके अंदर, तो अल्टीमेटली 846 ही आना चाहिए था ना। तो हमारा मैच हो रहा है, तो ठीक है, मतलब आपने काम एकदम ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है जी, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। चलो ठीक है जी, खैर आते हैं वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो वही बात, आगे पीछे जाने से थोड़ा थोड़ा जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी वो भी पता लग जाता है हमारे को। ठीक है, तो ए के टोटल 10 इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, अब क्या कहा है, द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड करंट एलोकेशन हमारे पास गिवन है। तो ये मैं इसको ना अपने स्टाइल से लिखता, तो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग प्रोसेसेस यहाँ लिखते थे पी क्यू और आर, और यहाँ पे लिखते थे रिसोर्स टाइप, है ना। और यहाँ तो ये होता था जी हमारे पास मैक्स मैट्रिक्स, और ये होता था जी एलोकेशन मैट्रिक्स। वो आप आगे पीछे भी लगा सकते हो, एलोकेशन आगे लिख लो, मैक्स पीछे लिख लो, जो लिखना लिख लो। तो एक रिसोर्स टाइप है, तो ए नहीं तो ए बी सी तीन आते थे ना, यहाँ पे ए बी सी ऐसे, यहाँ पे भी ए बी सी ऐसे, लेकिन अब एक ही है तो फिर मैं एक ही लिखना पड़ेगा। तो मैक्स मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ जी, तो बोलो भाई, मैक्स रिक्वायरमेंट क्या है जी, 8 7 5 ये ऐसे है, और 413 करंट एलोकेशन है, 413, है ना। तो बस अब यहाँ से नीड नहीं निकलेगी क्या, बड़े आराम से आप नीड निकाल लोगे। तो देख रहे हो, मैंने अपने स्टाइल से लिखा तो बहुत जल्दी काम होगा, नहीं तो आप परेशान होगे फिर। 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 3 2, 4 6 2। ठीक है, अच्छा जी, ये नीड आ गई। अच्छा, अब अवेलेबल भी बता दो फटाफट। अवेलेबल में कितना होगा जी, ए के टोटल 10 लेकर के चले थे, एलोकेशन देख लो 4 3 7 और 1 8, 8 एलोकेटेड है, और ए 10 लेकर के चले थे तो 2 ही बचे। तो अवेलेबल हमारे पास सिर्फ 2 हैं। अब देखो इसने क्या क्या बोला है, पी मेक्स, देखो आराम से, पी मेक अ रिक्वेस्ट फॉर 2 रिसोर्स यूनिट्स। पी ने रिक्वेस्ट करी है 2 रिसोर्स यूनिट की, देना है कि नहीं देना चेक करो। पी ने 2 मांगे हैं, तो पहले तो ये देखो बेटा, उसकी पी की नीड कितनी है, 4 की है, और उसने सिर्फ 2 मांगे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मतलब स्टेप नंबर 1 हमारा बैंकर्स का पास हो गया। मतलब जो इसने जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू नीड। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई है ना, तो पी की रिक्वेस्ट आई है 2 रिसोर्स यूनिट्स की, तो एक ही रिसोर्स है, तो फिर वही बात है, ए तो इसलिए हमने ऐसे 2 लिखा। अगर 3 होते थे तो हम कॉमा डाल लग लेते जाते थे, 2 0 0 ऐसे करके हम लिखा करते थे, है ना। आई थिंक ये सब याद आ रहा होगा आपको। आगे पीछे सारा लिंक कराते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं के स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आ जाती है बैंकर्स एल्गोरिथम को करने में, लेकिन मैं आपको बहुत आराम से और बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। हाँ जी, तो पी ने रिक्वेस्ट करी है 2 की, स्टेप नंबर 1 इज फुलफिल्ड, क्योंकि रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू नीड। नेक्स्ट, मतलब मांग जायज है इसकी, पैसे हैं इतने, अवेलेबल है, हाँ जी बिल्कुल। तो स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो पास्ट, मतलब ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, अवेलेबल से लेस देन इक्वल टू है। फिर अब हम आ जाएंगे जी स्टेप नंबर 3 में, अपनी एलोकेशंस करने के लिए। तो यहाँ पे अवेलेबल कितना हो जाएगा बेटा, 0, नीड कितनी हो जाएगी, 2, और एलोकेशन कितनी हो जाएगी, 6, बढ़ जाएगा। अब देखो जरा क्या सेटिस्फाई हो सकता है, 0 से, अब देखो 2 6 2 है, यहाँ पे अवेलेबल आपके पास 0 है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, स्टेट विल बी अनसेफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप नंबर 4 में आकर के हम क्या कहेंगे, बात नहीं बनती नजर आ रही। अगर स्टेप नंबर 4 दैट इज वो जो सेफ स्टेट अगर आ जाती, तो हम कहते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्टेट सेफ नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली हम इस पे काटा लगा देंगे, मतलब जो भी चेंजेस किए आपने सारे रोल बैक कर दोगे, मतलब ये नीड फुलफिल नहीं करी जाएगी, सो सिंपल। तो काटा लगा देते हैं भाई, है ना, हर चीज हटा दो। आज स्टेप नंबर 3 हो गया था, स्टेप नंबर 4 भी हमारा चला नहीं, मतलब फुलफिल नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने सारे चेंजेस वापस रोल बैक कर दिए। अच्छा जी, अब आ जाओ जी आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मांगा गया, ध्यान से देखो, क्यू मेक रिक्वेस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। क्यू ने 2 यूनिट्स की रिक्वेस्ट करी है, चेक करो भाई। तो क्यू ने अगर रिक्वेस्ट करी तो पी वाली तो फुलफिल करी नहीं आपने। क्यू ने अगर 2 की रिक्वेस्ट करी है ना, तो पहले तो आप देखोगे मांग जैसे है कि नहीं, क्यू को बेटा 6 की नीड है, उसने सिर्फ 2 मांगे हैं, मांग तो बिल्कुल जायज है इसकी, है ना। तो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या, उतने पैसे हैं अवेलेबल है, हाँ जी 2 मांगे और 2 ही अवेलेबल है, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 फिर एलोकेशंस करेंगे हम लोग, तो ये 6 को काट के कितना कर देंगे, 4, ए को काट के कितना कर देंगे, 3, समझ रहे हो ना, एलोकेशन बढ़ जाएगी, नीड घट जाएगी, और अवेलेबल हमारे पास कितना हो जाएगा, 0।
फिर वही बात 4 4 2 है, यहाँ पे 0 है तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, हमारा गोल ही नहीं हो सकता। तो क्यू ने जो 2 की रिक्वेस्ट करी वो भी फुलफिल हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 4 हमारा बाई वो हो रहा है, मतलब फुलफिल नहीं हो रहा है ना, स्टेट सेफ नहीं आ रही। चलो जी हटाओ। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस नेक्स्ट पे। किसने अगला क्या रिक्वेस्ट आई है? आर में एक रिक्वेस्ट ऑफ 2 रिसोर्सेज, आर ने रिक्वेस्ट करी है 2 की। अगर आर ने 2 की रिक्वेस्ट करी, पहले तो देखो मांग जायज है इसकी, 2 की रिक्वेस्ट करी है और उसकी 2 की नीड है, बात बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू नीड, मांग जायज है। अच्छा, पैसे हैं, अवेलेबल भी है, दो स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो फुलफिल्ड। स्टेप नंबर 3 एलोकेशन करो भाई फटाफट से। तो ये हमारा जो अवेलेबल होगा वो हो जाएगा बेटा 0, और नीड 2 घटेगी तो 0 हो जाएगी नीड। एलोकेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे सॉरी 3 और 2 5 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट 5 हो जाएगा। अच्छा जी, बस अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी स्टेट सेफ है या नहीं है। तो देखो इसको नीड 0 की है और अवेलेबल 0 है, तो मतलब वही बात है, जब नीड नहीं है तो आदमी तो कल से अपने सारे एलोकेशन जो है वो छोड़ेगा। ऐसे समझ लो 0 और ये 0 है, फुलफिल हो रही है ना नीड, अवेलेबल से नीड फुलफिल हो रही है, तो बस ठीक है, एलोकेशन जितने भी होंगे सारी छोड़ेगा। तो मतलब आप सबसे पहले आर को सेटिस्फाई करा जाओगे, है ना। ये पी और क्यू को तो नहीं करा पाएंगे, आर सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आर को किसी की नीड ही नहीं है, ऐसे समझ लो आर को किसी की नीड ही नहीं है, तो आदमी तो कल अपने रिसोर्सेज छोड़ेगा, जो भी एलोकेशन है वो छोड़ेगा। तो नया अवेलेबल क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। जैसे ही 5 हो जाएगा उसके बाद मैं क्या कहूंगा, अब पी सेटिस्फाई हो सकता है, क्यू तो नहीं हो सकता क्योंकि को 6 की रिक्वायर नीड है, लेकिन पी को 4 की नीड है, तो पी सेटिस्फाई हो जाएगा और अपने जो भी एलोकेशन है वो छोड़ देगा, मतलब 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्यू सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि उसको 6 की नीड थी, और यहाँ पे एलोकेशन एक थे तो वो भी अपने छोड़ देगा, तो अल्टीमेटली 10 हो जाएगा। तो आर पी क्यू इज द सेफ सीक्वेंस, है ना। और वही 10 पे वापस आ गए, हम 10 ही लेकर के चले थे ए। तो इससे प्रूफ भी होगा कि हाँ हमारा सारा काम एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो फाइनली 10 हमारा आंसर हो, मतलब सॉरी सेफ सीक्वेंस आ रही आर पी क्यू, तो इसका मतलब मैं आर रिक्वेस्ट को फुलफिल करवा सकता हूँ। तो ये दोनों तो बकवास हो गई, पीर को सेटिस्फाई नहीं कराऊंगा, आर को करा दूंगा, क्योंकि आर 2 यूनिट्स अगर उसने मांगे तो हम दे देंगे और हमारा काम चल सकता है। तो फॉर अ सेफ स्टेट विच द फॉलोइंग ऑप्शंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो ओनली रिक्वेस्ट 1, ओनली रिक्वेस्ट 2, ओनली रिक्वेस्ट 3। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। सिर्फ रिक्वेस्ट 3 को फुलफिल करा सकते हो और किसी को नहीं करा सकते आप। आई होप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, आ जाओ आगे। अच्छा जी, अब 2007 का क्वेश्चन देखो। अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज 3 रिसोर्स टाइप एक्स वाई जेड which are shared by 3 processes. There are 3 ये 3 processes है, ठीक है, और एक्स वाई जेड ये हमारे रिसोर्स टाइप हो गए। देर आर 5 यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, हर एक के 5 हैं, है ना। एक्स वाई और जेड के टोटल 5 इंस्टेंसेस आपके पास हैं, ठीक है, 5 है टोटल, इसने दे दिया। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहा है। Consider the following scenario where the current allocation denote the number of units of each resource type allocated to each process, and the column request denote the number of units of each resource type requested by process in order to complete the execution। ये वही कहानी allocation और request के बारे में बता रहा है। Which of these processes will finish last, ये पूछा है इसने, कौन प्रोसेस होगा जो लास्ट में फिनिश होगा। पहली बात तो मैं आपको बेटा ये समझा देता हूँ, ये बैंकर्स एल्गोरिथम का सवाल नहीं है। दिस इज नॉट बैंकर्स एल्गोरिथम क्वेश्चन। करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को मिलता जुलता क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम में आएगा, जब मैं सॉरी डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, निर्भर सीरीज है, जब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी के लिए, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करते हैं। तो और जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे और उसके हर एक प्रोसेस के उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए होंगे, तो उस केस में हम ये इस तरीके का एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में ये एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो डिटेल खैर बाद में डिस्कस करेंगे, मेन बात बस मोटी मोटी ये है कि ये बैंकर्स एल्गोरिथम का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिक्वेस्ट मैट्रिक्स याद करो आपका 1D एरे होता था, मैं बोलता था ना, जैसे एक्स वाई जेड की रिक्वेस्ट, तो मैं बोलूंगा कि P1 ने रिक्वेस्ट कर लिया 102 ऐसे करके, तो आप बोल दोगे कि 1 इंस्टेंस एक्स का चाहिए, वाई का 0 इंस्टेंस चाहिए और जेड के 2 इंस्टेंस चाहिए, ऐसे करके। तो 1D एरे फॉर्मेट में रिक्वेस्ट आया करती थी। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, रिक्वेस्ट 2D एरे है, हर एक प्रोसेस ने कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट डालनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में रिक्वेस्ट वाज 1D एरे, है ना, रिक्वेस्ट वाज 1D एरे, बट यहाँ पे 2D एरे है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स कहाँ है? बिना मैक्स के तो बात बनेगी ना। मैक्स हम याद है आपको, मैक्स मैट्रिक्स लेते थे, एलोकेशन लेते थे, तो वहां से नीड निकालते थे, मैक्स माइनस एलोकेशन करके एंड वो सब यहाँ पे हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम का सवाल ही नहीं है। तो आपको पूछना चाहिए था ना कि मैक्स कहाँ है सर, मैक्स की जरूरत ही नहीं है ना हमारे को, हम ये बैंकर्स का क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिया उसको। ठीक है, तो खैर चलो समझ में आ गया होगा। मेरे पास बैंकर्स का क्वेश्चन नहीं है, जब हम डिटेल पढ़ रहे होंगे वहां आपको दिखा दूंगा, बट कॉमन सेंस की बात आप यहीं से कर लोगे, कोई सेफ्टी एल्गोरिथम ही चलाना हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, बस मोटी मोटी बात ये है। चलो जी, अब देखो जरा फटाफट से बात वहीं उठेगी कि 5 5 5 थे और ये एलोकेशन से, तो यहाँ पे चेक करो जरा एक्स के कितने इंस्टेंसेस बच रहे हैं।
एक्स के, वाई के, जेड के टोटल 5 थे। एक्स के 5 थे और यहाँ पे देखो एक्स के 2 2 और 1 5, पांचों के पांचों गिवन है। तो अवेलेबल देख लो बेटा क्या होगा। अवेलेबल में हमारे पास एक्स के तो 0 अवेलेबल है, वाई के 5 और यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इंस्टेंस बच रहा है ना। और जेड का देखो 3 है और यहाँ पे 5 लेकर के चलते तो 2 बच रहे हैं। तो 0 1 2 इज द करंट अवेलेबल टू यू। अब इससे देखो किसकी रिक्वेस्ट आप पूरी फुलफिल करा सकते हो 0 1 2 से। 0 1 2 से बेटा देखो सिर्फ एकमात्र P1 फुलफिल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले P1 को सेटिस्फाई कराओगे और जो उसका एलोकेशन है वो छोड़ेगा। छोड़ेगा तो फिर नया अवेलेबल क्या बन जाएगा 2। यहाँ पे P1 अपना छोड़ रहा है ना, तो 2 1 3, 2 1 3। अब 2 1 3 से देखो किसको फुलफिल करा सकते हो आप। 2 1 3 से P2 फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि वाई के इसको 2 इंस्टेंसेस चाहिए, बट आपके पास बेटा सिर्फ अभी 1 है, तो P2 सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो P1 हो चुका है, उसके बाद किसको करना पड़ेगा, P0 फुलफिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 0 2 था। तो P0 फुलफिल होएगा तो अपना जो कुछ था एलोकेशन वो सारे छोड़ देगा। तो नया एलोकेशन क्या बन जाएगा 2 + 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4। और फिर आराम से हम लोग P2 को सेटिस्फाई करा देंगे। P2 को सेटिस्फाई कराते ही ये अपनी एलोकेशन छोड़ देगा, क्योंकि 1 2 0 था ना, देखो इसको 1 2 0 चाहिए था और यहाँ पे 3 3 4 है, बड़े आराम से सेटिस्फाई होगा। हाँ जी, तो अल्टीमेटली फिर P2 के पास जो एलोकेशन था वो छोड़ देगा। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 और 1 5, 5 5 5 वापस आ गए, वही 5 5 5 पे थे हम लोग। ये प्रूफ हो गया कि हमारा कहीं कैलकुलेशन जमा घटा में कोई मिस्टेक नहीं है, सब फर्स्ट क्लास काम हो चुका है। तो P1 P0 P2, तो लास्ट इसने क्या कहा था, लास्ट में कौन हुआ P2, तो आंसर विल बी सी, दैट इज P2। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये मैं आपको आराम से वहां पढ़ाऊंगा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में। ये जब देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस हैज मल्टीपल रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड सो ऑन, तो वो सब मैं आराम से आगे बात करूंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये एल्गोरिथम चलाएंगे, आगे डिटेल में बात। चलो नोट डाउन कर लो इसको, बट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इसमें हमारे को दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो हो गया, ठीक है जी। तो बस अब लास्ट में बस चलते चलते मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, शायद वो कई बार, क्योंकि आजकल एमएसक्यू बहुत आ रहे हैं, तो एमएसक्यू में थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकर्स एल्गोरिथम बेसिकली क्या कर रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। बैंकर्स एल्गोरिथम पता है क्या है, पहली बात तो इसे ध्यान रखना है आपको, बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस के मांगने पे रोक नहीं है, जिसका जितना मन कर रहा है प्रोसेस वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। क्योंकि मैंने बोला है आप आगे चेक करोगे ना कि रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू नीड, फिर रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, और उसके बाद हम एलोकेशंस कर रहे हैं और फिर स्टेट सेफ चेक कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो बेसिक बात क्या है, प्रोसेस के मांगने पे कोई रोक नहीं है, जिस प्रोसेस का जितना मन कर रहा है जो मांगना चाहे वो मांग लेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके सोचेगा कि उसकी मांग जायज है या नहीं है, उसको देना है कि नहीं देना। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। पहले मैं स्टेप लिख देता हूं, क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम, क्या कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ प्रोसेस will demand resources from operating system. Okay, OS will do background calculations. OS will do background calculations and check whether it can give resource to process or not. Whether it can give resource to process or not. Not का मतलब क्या है, मतलब कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ रहा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके देखेगा कि अगर शायद कहीं डेडलॉक आने के चांसेस होंगे, मतलब स्टेट अनसेफ आ रही होगी, तो वो एलोकेशन वो नहीं करेगा, अदरवाइज वो एलोकेशन कर देगा। ध्यान से समझो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ प्रोसेस विल डिमांड रिसोर्सेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसका जब मन करेगा मांगेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू बैकग्राउंड कैलकुलेशन एंड चेक वेदर इट कैन गिव रिसोर्स टू प्रोसेस और नॉट। वो दे सकता है या नहीं वो देखेगा। नहीं देने का मतलब क्या है कि वो चेक कर रहा है कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ रहा। अगर डेडलॉक आ रहा होगा तो ऑफकोर्स वो प्रोसेस तो ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज प्रोसेस को नहीं देगा, नहीं तो वो दे देगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, P1 ने मांग लिया 1 0 2, मतलब A के 1 मांग लिए, B के 0 मांगे, C के 2 रिसोर्सेज 2 इंस्टेंसेस मांग लिए। जिसने जब मन करा मांगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके देखेगा,
कि हाँ जी इसके देने से कहीं स्टेट अनसेफ तो नहीं आती। अगर स्टेट अनसेफ आती होगी तो मतलब क्या डेडलॉक आ सकता है, तो वो ये एलोकेशन नहीं करेगा, अदरवाइज वो एलोकेशन कर देगा। मतलब समझ में आ रहा है? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि देखो एक तो बात है कि रिसोर्सेज इंस्टेंसेस अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं तो दोगे कहाँ से, हवा से तो दोगे नहीं। तो कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल होते हैं, होने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा। जैसे सपोज करो आपके पास अवेलेबल है अभी 332, ठीक है, और किसी प्रोसेस ने मांगा है, कोई प्रोसेस P1 आया है उसने मांगा है 102, तो मतलब ये आपके पास 3 अवेलेबल थे, उसने एक मांगा है, आप दे सकते थे। आपके पास 3 अवेलेबल थे, इसने 0 मांगा है, और इसके 2 अवेलेबल थे और आप इसने 2 मांगे हैं, तो मतलब दे सकते थे आप। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्सेज इंस्टेंसेस हैं, फिर भी वो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके सोचता है कि देने से कहीं डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। तो चेक करता है कि स्टेट सेफ है या नहीं है, वही बैंकर्स एल्गोरिथम चला करके वही देखता है ना। पहले तो देखेगा मांग जायज है या नहीं है, फिर देखेगा पैसे हैं या नहीं है, फिर एलोकेशन कर देगा, और फिर स्टेट सेफ चेक करेगा। अगर स्टेट सेफ आ रही होगी तो एलोकेशन कहेगा चलो भाई दे दिया मैंने तुम्हारे को, नहीं तो सारे चेंजेस रोल बैक कर देगा। मतलब होने के बावजूद भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, उसके बावजूद भी वो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड कैलकुलेशन, ये जो है बैंकर्स एल्गोरिथम वही बैकग्राउंड कैलकुलेशन वही है, वो करके देखता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मतलब कहीं डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। अगर डेडलॉक आ जाएगा तो वो नहीं देता, मतलब स्टेट अनसेफ आ गई तो नहीं देने वाला, अगर स्टेट सेफ आएगी तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। बढ़िया बात है ना, ध्यान से समझ लो, बार बार बता रहा हूँ। होने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा। जैसे एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, अब देखना अब आपको कितना मजा आएगा। मैंने बार बार चीजें इसलिए रिपीट करी ताकि आपके माइंड में फिट होए, और अब देखना अब आप रियल लाइफ से कैसे इसको यू कैन से रिलेट कर पाओगे। आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हो ना, पेरेंट्स के पास पैसे तो बहुत है ना। सपोज कर लो आपके फादर साहब के पास 10,000 रुपए हैं इस टाइम, आपने 1,000 रुपए मांगे हैं। अब फादर साहब आपको देंगे कि नहीं वो देखेंगे बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके, भाई किराया भी देना है, वाइफ ने कहा था कि सामान लेके आना है मार्केट से, इतना सारा सारा खर्चा वर्चा मेरा बहुत सारा होना है, अब मैंने इसको 1,000 रुपए दे दूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं देता। भैया पैसे नहीं बेटा, बाद में दूंगा, ये जो भी है। तो आप अंदर ही अंदर सोचते रहोगे कि यार कितना खराब काम किया, मैंने तो 1,000 मांगे थे, पापा के पास तो 10,000 थे, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। अरे भाई वो समझदार है, उन्होंने बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके सोचा है दूं कि ना दूं, दूंगा तो मैं कहीं खुद ही ना फंस जाऊं, तो इसलिए उन्होंने आपको नहीं दिए, है ना। तो पेरेंट्स पे रिस्पेक्ट करो उनकी, और समझो कि हाँ पे वो नहीं दे रहे तो कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, मतलब हर पेरेंट चाहता है कि बच्चे उसके खुश रहे। तो आप शायद मांग रहे थे उनसे बट नहीं थे, मतलब थे उनके पास बट फिर भी वो नहीं दे रहे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक पेरेंट्स, है ना, और ये जो प्रोसेसेस हैं वो उसके बच्चे हैं। तो प्रोसेसेस मांग रहे हैं, बट फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके सोचता है, होने के बावजूद भी वो शायद वो नहीं देगा कई बार। हाँ, और आपके मांगने पे तो कोई रोक नहीं है। आपका मन करेगा आप 2,000 मांग लोगे कभी भी, कभी क्या होगा 5,000 दे दो, है ना। मांगने पे तो कोई रोक नहीं है, आप पेरेंट्स से जितने मर्जी मांगते हो, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि दें कि ना दें। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इससे आप अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है। ठीक है। हाँ अच्छा, एक एक और होती है डेडलॉक प्रिवेंशन, है ना। एक और टेक्निक होती है डेडलॉक प्रिवेंशन, उसकी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं बस इतनी बात आपको बताता हूँ। डेडलॉक प्रिवेंशन में शायद ये एमएसक्यू में ना पूछ ले, तो डिटेल पढ़ा रहा हूँ वहां पढ़ाऊंगा, अभी निर्भो सीरीज में मैं नहीं जा रहा। डेडलॉक प्रिवेंशन पे क्या होता है ना, प्रोसेस के मांगने पे रोक लगा दी जाती है कि वो मांगेगा ही नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अगर उसने मांगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर प्रोसेस को रिसोर्सेज देगा। बात समझ आ रही है? तो देर इज रिस्ट्रिक्शन on processes about how they will ask resources or how they will request resources from operating system. अब जैसे एक रिस्ट्रिक्शन में दे देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि प्रोसेस के पास अगर कोई भी रिसोर्स नहीं है ना, तब वो किसी रिसोर्स की डिमांड कर सकता है। मतलब किसी रिसोर्स को वो लेकर के बैठा है और दूसरे की वो डिमांड कर रहा है, ये काम मैं अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि इससे डेडलॉक में फंस सकते हैं हम लोग। वो डिटेल हम आगे बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समझाया? एक रिस्ट्रिक्शन का एग्जांपल समझाया। तो मतलब क्या है कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है प्रोसेसेस पे कि वो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, मतलब एक क्राइटेरियाज होंगे हमारे पास कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब तो तू डिमांड करेगा, नहीं तो तू डिमांड ही नहीं करेगा। तो जस्ट लाइक दैट कि आप बहुत बहुत ज्यादा यू कैन से शरीफ और बहुत ज्यादा सोच समझ वाले बच्चे हो, और आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मजबूरी में पैसा मांगते हो, और आपके पेरेंट्स को भी ये बात पता होती है, तो इसलिए जैसे ही आप मांगते हो फट से आपको पैसे दे देते हैं आपके पेरेंट्स। तो ये है जी डेडलॉक प्रिवेंशन वाली बात। पर ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कब कौन क्या मांग करके खड़ा हो जाएगा। बच्चों का तो काम है ना। अब मेरा बेटा है, रोज मांग के खड़ा हो जाएगा, आज चॉकलेट दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो। तो हर टाइम तो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना। आज कहेगा आज ये खिलौना दे दो, आज ये कर दो, वो कर दो। तो वही चीज है, हमारे को सोचना है
कि इसके लिए ठीक है या नहीं है। रोज जितने चॉकलेट्स खाएगा तो उसके दांत खराब होंगे ही होंगे ऑफ कोर्स, तो हमारे को सोचना पड़ता है। तो वही बात है ना। तो ऐसे बच्चे तो बहुत कम मिलेंगे जो मतलब पेरेंट्स से बहुत सोच समझ के मांगे। तो वही बात है, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी डेडलॉक प्रिवेंशन में, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन द वे द प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द वे द प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन on the way the process request resource from operating system, but once requested, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ रनिंग हैंड में ताकि आप भी साथ साथ लिख ले मेरे, बट वंस रिक्वेस्टेड OS will definitely grant it, OS will definitely grant it। मतलब वो नहीं सोचे समझेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, डेडलॉक आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कुछ नहीं सोचा समझेगा, चुपचाप से उठा करके दे देगा। वही बात है, आप मांगती बहुत कम हो ना, तो पेरेंट्स चाहे कुछ का कुछ हो जाए वो आपको देंगे देंगे, है ना। अगर आपने मांगा कि पापा मेरे को 1000 रुपए चाहिए, तो पापा आपको देंगे ही देंगे, चाहे कुछ का कुछ हो जाए, क्योंकि पापा को पता होगा कि इसने बहुत ज्यादा नीड में आकर के पैसे मांगे, ऐसे मांगता ही नहीं है मेरे से। तो वो बिना सोचे समझे आपको देंगे, कहेंगे ठीक है यार, अच्छा है, मतलब बहुत जरूरी होगा इसको तभी इसने मांगे हैं। तो वही चीज है। ठीक है, तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द वे द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, बट वंस रिक्वेस्टेड डेफिनेटली ग्रांटेड। ये होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। तो कौन सी बढ़िया टेक्निक है? ऑफ कोर्स डेडलॉक अवॉइडेंस ज्यादा बढ़िया है, डेडलॉक प्रिवेंशन अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन में इतना चलता है। बच्चे तो मांगते रहते हैं पापा से पैसे, और वो देते हैं, मतलब वो बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके सोचते हैं ना कि देने कि नहीं देने हैं, समझ रहे हो ना, है ना। अब वही बात है, बैकग्राउंड कैलकुलेशन ना करी जाए तो हो सकता है कल को पैसे तुमने इतने मांग लिए, पेरेंट्स ने भी इतने सारे दे दिए, और कल को पता लगा किराया भरने के पैसे ही नहीं है, जाओगे कहाँ फिर? है ना। तो खैर चलो, आप समझ पा रहे होगे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस इज मच बेटर देन डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में हम लोग बहुत फंसते हैं। मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ प्रिवेंशन की, क्योंकि अभी हमारे को इतनी जरूरत नहीं है इसकी। हम पूरी डिटेल आराम से बाद में जब ओएस को डिटेल में पढ़ रहे होंगे वहां करेंगे, और इतने क्वेश्चन भी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डेडलॉक में इसी से है, डेडलॉक अवॉइडेंस दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलो, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, शाबाश, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इतना रहता है इस लेक्चर में, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे लग रहे वीडियोस प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, बहुत जान लगती है भाई वीडियोस बनाने में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, आपके डाउट्स हैं कुछ भी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डाउट्स की रहती है, चाहे आप पेड हैं, चाहे आप फ्री कोचिंग ले रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।